अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। अब वक्त आ गया कि हम उनकी एक्सरसाइज को देखें और एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस में एक तो कॉन्सेप्ट किस तरह से लेना और फिर शॉर्ट क्वेश्चन में क्या लिखें, कितना मटीरियल लिखें कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं और नंबर ना कटें। कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम जो अगर हमें बनानी चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। Evaluate the importance of strength and stiffness in a design content। कहते हैं जब आप चीज़ों का डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे किसी ब्रिज का डिज़ाइन होता है या आप लोग जानते हैं कि छतों में गार्डर या टीआर वगैरह डलते हैं, तो इनका जो डिज़ाइन, जब किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन, किसी भी ब्रिज का जो डिज़ाइन है, वो जब आप डिज़ाइन करते हैं तो किसी मटेरियल की जो स्टिफनेस है या उसकी जो स्ट्रेंथ है, ये सारी टर्म्स हमने पहले पढ़ी हैं, तो उसको आप किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं वो टर्म्स हैं क्या, उनका मतलब क्या है, तो फिर हमें पता चल जाएगा उनको यूज कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि भाई ये जो ब्रिज, गार्डर, टी आयरन वगैरह होते हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ और स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करते हैं। तो ये बात मैंने लिखी है, द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज, गार्डर एंड टी आयरन। तो इन चीजों में जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि स्टिफनेस, हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा अमल दखल है। लेकिन पहले अब देखते हैं कि स्टिफनेस और स्ट्रेंथ से मतलब क्या है। देखिए, स्ट्रेंथ क्या होता है, मैं पहले आपको आसान अल्फाज में समझा दूं, फिर यहां से पढ़ देता हूँ। आपको मालूम है किसी मटेरियल पर जो बहुत ज्यादा फोर्स लगाए तो एक वक्त आता है जब वो टूट जाती है, और ये वो वक्त होता है जब वो हमारे काम की नहीं रहती। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चीज है और उस पर मैं 100 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तब जाकर वो टूटती है, तो इसका मतलब मैं उसको उसी स्ट्रक्चर में यूज कर सकता हूं जहां जो फोर्सेस है वो 100 न्यूटन से कम कम है। अगर किसी ब्रिज के ऊपर 100 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स लगे तो मैं वो वाला मटेरियल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि 100 न्यूटन की फोर्स से फोर्स एक्सीड कर गई, ज्यादा हो गई, तो वो मटेरियल तो टूट जाएगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है ही नहीं। तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ये बताती है कि कितनी फोर्स वो एब्जॉर्ब कर सकता है टूटने से पहले। ठीक है, तो देखिए, द स्ट्रेंथ मींस दैट हाउ मच ग्रेटर फोर्स द मटेरियल विदस्टैंड। विदस्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, विदाउट ब्रेकिंग। तो मटेरियल टूटे बगैर कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, इसे हम कहते हैं ये मटेरियल की स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। इसी तरह से देखिए, दूसरी चीज है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि बॉडी अपनी शेप चेंज करने में कितना रेजिस्ट करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास मार्कर है, मैं इस पे जब फोर्स लगाता हूं तो आप देख रहे हैं कि अपनी शेप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रही, तो ये एक बहुत स्टिफ मटेरियल है। लेकिन अगर मेरे पास एक रबर बैंड हो और मैं रबर बैंड पर इतनी ही फोर्स लगाऊं जितनी मैंने मार्कर पर लगाई है, तो उस फोर्स से मैं रबर बैंड को खींचकर यहां तक ला सकता हूं। इसका मतलब रबर बैंड जो है वो स्टिफ मटेरियल नहीं है। स्टिफनेस ये नहीं बताती कि कितनी फोर्स लगाने से चीज टूट जाएगी, बल्कि स्टिफनेस ये बताती है कि फोर्स जो के खिलाफ मुजाहमत कितनी करती है, यानी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन करने में कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो स्टिफनेस मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू बी डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब है किसी चीज की शेप चेंज करना, खराब करना उसको, तो कितना वो डिस्टॉर्शन के खिलाफ रेजिस्ट करती है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड इन शेप एंड साइज, जब किसी चीज का शेप और साइज चेंज करेंगे तो वो कितना रेजिस्ट करेगी। अब ये तो पता चल गया कि स्ट्रेंथ क्या होती है, स्टिफनेस क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि जब हम एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं तो स्टिफनेस और स्ट्रेंथ को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स को। एन इंजीनियर व्हेन डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर सेलेक्ट द राइट मटेरियल फॉर द स्ट्रक्चर, यानी उसको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ता है कि उसके स्ट्रक्चर के लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने एक रबर बैंड बनाना है, ठीक है, तो रबर बैंड बनाने के लिए उसको ऐसा मटेरियल चाहिए जो स्टिफ ना हो, तो वो ऐसा मटेरियल चूज करेगा। लेकिन अगर उसको पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज के बारे में तो आप नहीं चाहते कि जब उस पर गाड़ी आए तो वो रबर बैंड की तरह फैल जाए, आप चाहते हैं वो अपनी शेप में एज इट इज रहे। तो वहां पर आप ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो अपनी शेप को बरकरार रखने की सलाहियत रखता है, यानी बहुत ज्यादा स्टिफ मटेरियल यूज करेंगे। इसी तरह स्ट्रेंथ की भी यही बात है। तो हमारे पास, हमें जब किसी भी डिजाइन को देखना होता है इंजीनियर्स को,
तो वो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस वगैरह का ख्याल रखते हैं. अदरवाइज इफ दे रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल इज नॉट टेकिंग, ठीक है, अगर जितनी स्ट्रेंथ या स्टिफनेस चाहिए हम उतनी ना रखें, नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, यानी उतना ख्याल ना रखें उसका, द स्ट्रक्चर विल कोलैप्स, तो फिर वो जो स्ट्रक्चर है वो टूट सकता है. और हम देखते हैं अक्सर ऐसा होता है, किसी बिल्डिंग पर हम जब ज्यादा लोड डाल देते हैं तो वो बिल्डिंग भी गिर जाती है, या कोई ब्रिज है तो वो भी गिर जाती है. Therefore, it is important to use the material of the required strength and stiffness. तो फिर स्ट्रक्चर में हमें जितना उस स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए और स्टिफनेस चाहिए, वही वाला मटेरियल हम चूज करेंगे. तो ब्रिज बनाते हुए हम रबर यूज नहीं करेंगे, और जब हम हेयर बैंड बना रहे हैं तो उसमें हम सीमेंट यूज नहीं करेंगे. उनके अपने अपने फायदे हैं, एक को अपनी शेप चेंज करनी है, एक को नहीं करनी. जिसको करनी है उसमें हम लेस स्टिफ मटेरियल यूज करेंगे, जिसको नहीं करनी जैसे ब्रिज, वहाँ हम सीमेंट कंक्रीट वगैरह यूज करेंगे जो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा. तो इस तरह से हमें स्टिफनेस और स्ट्रेंथ और बाकी चीजें जो यहाँ नहीं बताई, जो हमने पहले पढ़ी हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है जब हम किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं. तो आइए जरा देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है. तो बच्चों अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है. वो कहता है डिस्कस द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं. आपको मालूम है एक ऐसा टेम्परेचर होता है हर मटेरियल में कि जब वो टेम्परेचर अचीव कर दिया जाए, वो टेम्परेचर बहुत लो होता है, लेकिन जब वो अचीव हो जाए तो मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है. यानी अचानक से उसकी जो करंट को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है वो गायब हो जाती है. वैनिश वर्ड यूज करते हैं, वैनिश का मतलब होता है गायब होना. तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं कि सुपर कंडक्टर. सुपर मतलब इंतहा का कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर्स क्या होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो सुपर कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस इतनी कम हो कि जीरो हो जाए. तो ये जो सुपर कंडक्टर्स है, ये जो फिनोमेना है, इसको सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे. द मटेरियल्स हुज रेजिस्टेंस वैनिशेस, वैनिशेस का मतलब क्या, गायब हो जाना, एट लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर होता है ये, कॉल्ड सुपर कंडक्टर, उन्हें सुपर कंडक्टर कहते हैं. एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी. ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होती है. मतलब ये तो सबको ही पता है, ये मैंने लिखा भी है. द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होती है. कैसे? such that when the temperature increases the resistance increases. ठीक, but if the temperature of conductor decreases its resistance decreases. यानी आसान अल्फाज में अगर आपसे पूछूं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है. टेम्परेचर बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है. यहां से एक शख्स को ख्याल आता है कि यार अगर टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम हो रही है तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि टेम्परेचर कम करते 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 आप उसको जीरो कर देंगे, तो रेजिस्टेंस भी कम होते होते जीरो हो जाएगी. तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने चीजों का टेम्परेचर बहुत कम करना शुरू किया. अब देखिए ये टेम्परेचर एक्सिस है और ये रेजिस्टिविटी का एक्सिस है. देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी कम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइन नीचे आती जा रही है. अब साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तो रेजिस्टिविटी कब जीरो होगी, जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा. और उनका ख्याल था कि ऐसा कब होगा, ऐसा होगा यहां, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर भी कम होते होते जीरो हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी कम होते हुए जीरो हो जाएगी. तो दिस इज व्हाट दे वर थिंकिंग, ये उनको सोच आ रही थी. लेकिन जो अजीब बात उन्होंने देखी वो ये है कि अभी आप 0 केल्विन से ऊपर ही थे, यानी अभी आपने टेम्परेचर जीरो नहीं किया, अचानक से रेजिस्टेंस जीरो हो गई. यानी मैं यूं नहीं कहूंगा रेजिस्टेंस ड्रॉप्स टू जीरो, मैं कहूंगा सडनली रेजिस्टेंस ड्रॉप्स टू जीरो, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग. उनको उम्मीद नहीं थी कि इस टेम्परेचर पर ये वाली चीज होगी, क्योंकि वो कहते हैं वो तो इस टेम्परेचर पर होना चाहिए. तो याद रखिएगा जब भी आपने सुपर कंडक्टर की बात करनी, जो वर्ड है ना सडनली, अचानक, इसका मतलब होता है ये लाजमी यूज करना है क्योंकि ऐसा ही हुआ था. ठीक है, तो आप जरा देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि एट सर्टेन लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर, एक खास टेम्परेचर था हर मटेरियल के लिए, temperature at which the resistance of the conductor will suddenly become zero. देखिए suddenly को मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, suddenly become zero. ऐसा क्यों हुआ? अगर आप लोगों ने सुपर कंडक्टर वाला मेरा लेक्चर देखा तो मैंने आपको बताया कि उसमें एक खास ऐसी स्टेट आ जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से टकराता नहीं है. वो कैसी स्टेट होती है, अगर आप सुपर कंडक्टर का लेक्चर दोबारा जाकर देखें तो आपको समझ में आएगा. एनिमेशन के थ्रू बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया मैंने उसमें. द टेम्परेचर
at which the resistance of the conductor approaches zero is called critical temperature. तो वो टेम्परेचर जिस पर रेजिस्टेंस सडनली ड्रॉप्स टू जीरो, अचानक से जीरो हो गई है, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और उस टेम्परेचर पर हमारा जो कंडक्टर है वो कंडक्टर नहीं है, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है, वो बेस्ट यानी कि सुपर कंडक्टर बन गया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अप्रोच टू जीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस जीरो हुई है उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। एट दिस टेम्परेचर द कंडक्टर विल बिकम सुपर कंडक्टर, इट्स नो मोर अ कंडक्टर। अब वो कंडक्टर नहीं रहा बल्कि वो सुपर कंडक्टर बन गया। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को किस तरह से हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, अमरफस एंड पॉलीमर सॉलिड्स, या जिनको पॉलीमेरिक या पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तीनों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। आपको याद होगा इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में जो पहला लेक्चर है उसमें हम लोगों ने इनको और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तीनों को आप डिफाइन करेंगे, यानी फर्क कर देना, तीनों में डेफिनेशन बताकर फर्क करेंगे क्या क्या फर्क है, और तीनों की एक एक या दो दो एग्जांपल्स दे देंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें एटम्स बड़े खास तरतीब से जुड़े होते हैं। एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जो उस पूरे लैटिस में थ्रू आउट हर जगह पर यूज हो रहा होता है। ठीक है, उनमें एक तरतीब होती है, एक ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, The solids in which the atoms, molecules और ions, क्योंकि ये तीनों चीजें हो सकती हैं सॉलिड्स के अंदर, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, आर अरेंज्ड इन, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज आ गया, इन रेगुलर पीरियोडिक पैटर्न। एक खास तरतीब होगी एटम्स के जुड़ने में, और वो तरतीब किसी थोड़ी जगह पर नहीं होगी, पूरे क्रिस्टल में हर जगह पर वही तरतीब से एटम जुड़े होंगे। इन्हें हम कहते हैं in 3 dimensions are called crystalline solids। 3 dimension का क्या मतलब है, यानी एक एटम के आगे पीछे भी एटम होगा, दाएं बाएं भी एटम होगा, ऊपर नीचे भी एटम होगा, यानी एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसकी बेहतरीन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है। और भी एग्जांपल्स हैं और भी प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से लिखें कि 2 मार्क्स आपके सिक्योर हों। अमरफस सॉलिड्स क्या होते हैं? अमरफस क्रिस्टलाइन के बिल्कुल उल्ट है। अमरफस का मतलब होता है विदाउट स्ट्रक्चर, जिनमें कोई शेप ना हो। ठीक है, उनमें क्या था, रेगुलर पीरियोडिक पैटर्न, एक खास अरेंजमेंट हो, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती। द वर्ड अमरफस मींस विदाउट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे द सॉलिड्स व्हिच डू नॉट फॉर्म डिफाइंड स्ट्रक्चर, इनमें कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होगा, आर कॉल्ड अमरफस सॉलिड्स। आप सॉलिड के अंदर देखें किसी जगह पर एटम किसी और तरतीब से जुड़े हुए हैं और किसी और जगह पर किसी और तरतीब से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अमरफस सॉलिड। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ग्लास है। यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि सर ग्लास तो बड़ा क्रिस्टल है, यानी हम देखते हैं ना अक्सर लफ्ज भी बोल देते हैं कि ग्लास तो बड़ी एक क्रिस्टल किस्म की चीज है, तो सर ग्लास को तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए, लेकिन ग्लास को आप अमरफस कह रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो अमरफस और क्रिस्टलाइन होना है ये मैक्रो प्रॉपर्टी नहीं है, यानी आप ये नहीं देखेंगे कि बॉडी ऊपर से एज ए होल कैसी दिख रही है, बल्कि अगर आपने किसी चीज के क्रिस्टलाइन होना है या अमरफस होने का अंदाजा लगाना है या डिसाइड करना है कि वो क्रिस्टलाइन है या अमरफस, तो आप उनके एटॉमिक लेवल पर जाकर एटम्स की अरेंजमेंट देखेंगे। तो ग्लास ऊपर से तो बहुत क्रिस्टल नजर आता है, लेकिन जब आप उस ग्लास के एटॉमिक लेवल पर जाकर देखते हैं तब आपको पता चलता है उसमें कोई तरतीब नहीं है। तो बज़ाहिर बड़ा क्रिस्टल नजर आ रहा है, लेकिन हम उसको अमरफस कहेंगे क्योंकि हमने ये डिफाइन जो करना है ये एटॉमिक लेवल पर जाकर करना है। इसकी एक और मिसाल देता हूं, आप सोडियम क्लोराइड की बात करें, मैं सोडियम क्लोराइड को यानी कि नमक को पीस देता हूं, बिल्कुल पीस के पाउडर बना देता हूं। अब आप कहेंगे सर वो तो पाउडर बन गया, इसका मतलब वो अमरफस है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप उस पाउडर के अंदर भी जाकर देखेंगे तो एटम्स तरतीब से ही जुड़े होंगे, और इसका मतलब है कि ऊपर से मुझे वो पाउडर नजर आ रहा है, ऊपर से मुझे बगैर किसी शेप के नजर आ रहा है, लेकिन मैं उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड ही कहूंगा क्योंकि एटम के लेवल पर जाकर देखें तो अभी भी अरेंजमेंट है। इसका मतलब इन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए आपको एटॉमिक लेवल पर जाकर देखना पड़ता है, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। अब ये है बहुत ज्यादा अरेंजमेंट वाले, जिनमें एटम्स बहुत ज्यादा अरेंज है।
ये है जिनमें एटम्स बिल्कुल ही अरेंज नहीं है। तो फिर ये कौन होंगे? कुछ सॉलिड्स ऐसे भी तो होंगे जिनमें एटम्स के दरमियान जो अरेंजमेंट है वो ना उतनी अच्छी हो जितनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, लेकिन ना उतनी पुअर हो जितनी अमरफस सॉलिड्स में। तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों के दरमियान में होगा, राइट? तो देखें, द सॉलिड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्या होता है इनमें? देयर स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट, दरमियाना होता है बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमरफस। ये क्रिस्टलाइन जितने अच्छे क्रिस्टल्स भी नहीं होते, लेकिन अमरफस सॉलिड जितने परफेक्ट अमरफस भी नहीं होते। तो ये दरमियान में इनकी शेप होती है। और इनमें बेहतरीन एग्जांपल जो आपने डिस्कस करनी है वो है मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब जरा देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट करना। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है डिफाइन यूनिट सेल, बेसिस एंड स्पेस लैटिस। इन तीनों चीजों को कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं भी आप लोगों को बताने लगा हूं, लेकिन मैं तरतीब थोड़ी सी चेंज करता हूं समझाने के लिए। आप लिखेंगे इसी तरतीब से, लेकिन मैं समझाऊंगा सबसे पहले इसको, यानी कि स्पेस लैटिस, जो मैंने सबसे एंड पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये लैटिस बेसिकली क्या होती है, इसको आसान एग्जाम्पल से समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए जैसे आपका एक नक्शा होता है घर का। उस नक्शे के ऊपर घर के अंदर मौजूद हर शय को हमने रिप्रेजेंट किया होता है, लेकिन फर्जी तौर पर। यानी नक्शे के ऊपर मैंने घर का कोई कॉर्नर भी बनाया होता है, मैंने ये भी बताया होता है कि भाई वॉशरूम किस जगह पर होगा, किचन किस जगह पर होगा, स्टेयर्स किस जगह पर होंगी। ये सारी चीजें हमने शो तो की होती है, लेकिन नक्शे के ऊपर असल में वो सारी चीजें होती नहीं है। तो हाइपोथेटिकली, फर्जी तौर पर हम वो सारे कॉर्नर्स वगैरह बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम किसी सॉलिड मटेरियल को स्टडी करते हैं तो वहां कहां कहां पर एटम होगा उसका हम एक नक्शा सा बनाते हैं। वो जो नक्शा सा हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं कि ये लैटिस है। ठीक है, तो व्हाट इज लैटिस? द कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ पीरियोडिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड लैटिस। यानी आप इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स को बनाकर पीरियोडिकली बताते हैं कि यहां एटम होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। जैसे नक्शे के ऊपर बताते हैं यहां दीवार का कॉर्नर होना चाहिए, यहां स्टेयर्स होनी चाहिए, या रैंप होना चाहिए। तो ये देखें, ये मेरे पास एक लैटिस आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर बताया कि यहां एटम होना चाहिए, यहां एटम होगा, यहां एटम होगा, यहां होगा, यहां होगा। ये सारे मैंने आपके सामने जो पॉइंट्स शो किए हैं, अभी मैंने एटम नहीं बनाया, मैंने पॉइंट के तौर पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जैसे नक्शे के ऊपर असल में चीजें नहीं होती, बल्कि हाइपोथेटिकली हम उनको शो करते हैं। द पॉइंट इज डायमेंशनलेस एंड शेपलेस। आपको मालूम है पॉइंट की अपनी कोई डायमेंशन और अपनी कोई शेप नहीं होती। सो लैटिस इज एन इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क। वो मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा था ना, ये इमेजिनरी चीज होती है। यानी असल में अगर आप इस मटेरियल को देखेंगे वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें पॉइंट की जगह कोई ना कोई एटम होगा। हम सिर्फ पॉइंट्स की तरह शो कर रहे हैं इसको। आप सोचेंगे अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो क्या होगा? तो देखिए जरा, देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि वो पॉइंट्स पहले तो लग रहे थे कि रैंडम से हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वहां भी कोई खास तरतीब थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्पेस लैटिस बन चुका है। ठीक है, ये सारा स्केलेटन जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये स्पेस लैटिस है। अब ये जो हमारे पास स्पेस लैटिस आई है, इस लैटिस को गौर से देखिए। अगर मैं इस लैटिस के अंदर देखूं तो आपको लगेगा कि यार एक ही स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे बिल्डिंग में अगर आप देखें तो एक ही ईंट है जिसको हम रखते जाते हैं तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। तो ईंट एक सबसे छोटा यूनिट है बिल्डिंग को बनाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप गौर करें तो फोकस करें इस जगह पर, आप देख रहे हैं कि यही चीज जो है, जो कि बेसिकली अगर आप गौर करें, मैं आपके सामने इसको ज्यादा क्लियर कर देता हूं। देखें, यही क्यूब है जो आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। यानी कि ये क्यूब है जो हर जगह रिपीट होकर ये पूरा स्पेस लैटिस बना रहा है। इसका मतलब ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ना, जो रिपीट होकर पूरी लैटिस बनाता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूनिट सेल। तो अब यहां से मैं आ गया इस डेफिनेशन पर।
द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर, ये वाली, इस केस में ये वाली, ठीक है, whose periodic repetition in 2 or 3 dimension, यानी वो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में रिपीट होकर क्या बनाती है फ्रॉम अ क्रिस्टल, इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। तो ये है हमारे पास यूनिट सेल। अब बेसिस क्या होती है जी, जो दरमियान वाली डेफिनेशन है। देखिए, जब आप किसी क्रिस्टल को रियलिटी में देखेंगे तो उसमें पॉइंट्स तो नहीं होंगे, यानी पॉइंट्स यहां पर तो मैंने शो कर दिए, लेकिन असल में देखेंगे तो उस पॉइंट की जगह असल में एक एटम होगा सोडियम का या क्लोरीन का, जो कि पूरी क्रिस्टल बना रहा होगा। तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो पूरी क्रिस्टल बना रहे होते हैं असल में, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। द क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्रिस्टल में क्या क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हेल्ड इन एन ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरे, वो 3 डायमेंशनल तरतीब से जुड़े होते हैं। दिस अरे प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड बेसिस। तो यहां सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो बेसिकली बेसिस हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बेसिस, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। 3 चीजों के बारे में पूछ रहे हैं विद सुटेबल एग्जांपल्स। देखिए, सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है। आपको मालूम है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की 2 मूवमेंट होती है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है जो कि न्यूक्लियस की ऐसे मोशन होती है, और एक स्पिन मोशन होती है जो अपने एक्सिस पर घूमती है। जैसे जमीन भी सूरज की गिर्द ऐसे भी घूम रही है और साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूम रही है। तो यहां पर भी हमारे पास 2 किस्म की मोशंस होती हैं। अब आपको पता है, जब चार्ज मोशन करता है तो चार्ज की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव करेगा तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब वो अपने एक्सिस पर घूमेगा तो वहां से एक स्पिन मैग्नेटिक फील्ड होगा। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और आपको मालूम है जब 2 वेक्टर्स एक डायरेक्शन में हो तो वो ऐड होते हैं, यानी 2 मैग्नेटिक फील्ड जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एक एटम का बजाय कैंसिल होने के ऐड हो जाएगा, और हम कहेंगे कि एटम के पास अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड है, या एटम इज बिहेविंग लाइक अ टाइनी, लाइक अ स्मॉल मैग्नेट। ऐसे मटेरियल्स जिनमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल ना करें बल्कि सपोर्ट करें, तो उन्हें हम बोलते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। द मटेरियल्स इन विच द ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। सच एटम्स बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। तो ऐसे एटम्स में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं होता बल्कि मैग्नेटिक फील्ड बाकी रहता है, तो फिर जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो मैग्नेट्स की तरह ही बिहेव करेंगे ना। These materials are called paramagnetic substances। उनमें एल्यूमिनियम और एंटीमनी की एग्जांपल मैंने लिख दी है। उसके बाद वो कहता है डायमैग्नेटिक। अब आप खुद ही सोच लें, डायमैग्नेटिक इसके ऑपोजिट होंगे, उनमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, स्पिन मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से ओरिएंटेड होंगे कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब वो कैंसिल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब अब वो एटम बिहेव नहीं करेगा लाइक अ मैग्नेट, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। The materials in which the orbital motion and spin motion of the electrons in an atom are so oriented that their magnetic field cancel each other। वहां था support each other, यहां cancel each other, so there is no resultant magnetic field। वहां हम कहते थे it will behave like a tiny magnet, ये तो नहीं behave कर सकता। These materials are called diamagnetic substances। इनकी एग्जांपल कॉपर, जिंक और बिस्मुथ है। मैंने सोचा कि थर्ड एग्जांपल जो है, जो तीसरी चीज है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है और डोमेन्स का चक्कर उसमें बताया था। तो क्योंकि वो वहां मैंने बहुत एक्सप्लेन किया, तो मैं चाहता हूं उसी बहाने आप उसको एक दफा देख लें और फिर वो चीज आप यहां पर उसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में खुद ही यहाँ पर लिखना है और उसकी एग्जांपल्स भी लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आप लोगों ने के लिए मैंने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कर दिए। नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।